नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे टाटा स्टील लिमिटेड की, जो कि दिग्गज एक ब्लू चिप कंपनी है और स्टील निर्माता कंपनी के रूप में भारत में इसका एक अपना प्रमुख स्थान है। तो आज हम इस स्टॉक की बात करेंगे, सेक्टर की बात करेंगे, साथ ही साथ मार्केट का एक ओवरव्यू भी लेकर चलेंगे, जिससे आपको मार्केट के खेलों को, जो शतरंजी खेल होते हैं, उनको समझने में काफ़ी आसानी होगी। साथ ही आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इस समय निवेशकों को क्या करना चाहिए, किसी स्टॉक में निवेश करना है, बढ़ाना है, निकलना है। तो जो भी रणनीति बनानी है हमें स्टॉक मार्केट की, उसके बारे में आपको एक समझ विकसित करने में काफ़ी आसानी होगी। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, साथ ही साथ में बाकी चर्चाएं भी करता रहूँगा। तो टाटा स्टील के बारे में बताने की ज़रूरत नहीं, परिचय का मोहताज नहीं है। और मार्केट कैपिटल इसका जो है लगभग 68,000 करोड़ का है। पी रेशियो इसका अभी भी 15-16 के आसपास है, मतलब इतना स्टॉक ऊपर जाने के बावजूद भी, हालांकि मार्केट में भी करेक्शन आया है। 14,800 का हाई लगाने के बाद मार्केट में 1200 पॉइंट का करेक्शन है, शायद और थोड़ा बहुत करेक्शन देखने को मिले। स्टॉक पे भी आपको 732 का हाई के करीब गया था, उसके बाद से अभी ये 600 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहाँ से करीब 130-32 रुपये का करेक्शन इसमें हो चुका है। फिर भी पी रेशियो अभी काफ़ी इसमें बढ़िया है। कोरोना के समय जब मार्केट में क्रैश हुआ था, ये स्टॉक 250 के लेवल पे चला गया था, वहाँ से 750 के आसपास गया, लगभग 3 गुना हो गया वहाँ से। और काफ़ी लोगों को अफसोस हुआ होगा कि उस स्तर पे वो लोग निवेश क्यों नहीं कर पाए। वो मार्केट का खेल ही ऐसा होता है। और टीवी के बाबाओं का आप जब मकड़ जाल उसमें देखेंगे, जब मार्केट 8-8.5 हज़ार पे था, तब वो कह रहे थे कि 6,000 पे जा सकता है, 6,500 पे जा सकता है। लोग पैसा डाल नहीं पाए। हालांकि कुछ एक्सपर्ट सही राय भी दे रहे थे और वहाँ पे निवेश की सलाह दे रहे थे। हालांकि 10,000 पे मार्केट जब था तो काफ़ी लोग प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दे रहे थे और दोबारा कह रहे थे मार्केट नीचे जा सकता है 8,500-8,000 पे। लेकिन हुआ ठीक उल्टा, वो नया हाई लगाने के बाद इतना ऊपर चला गया कि किसी को इसका अंदाज़ा नहीं था। तो मार्केट क्या करता है, इसको समझने के लिए काफ़ी मेहनत की ज़रूरत होती है, काफ़ी समझ की ज़रूरत होती है। और कई बार आपकी सारे अंदाजे गलत हो जाते हैं, तो रिस्क मैनेजमेंट करना होता है, आपको समझना होता है कि मार्केट में कैसे ट्रेड लेना है। तो अभी हम फिर स्टॉक पे आते हैं। न्यूज़ फ्लो में अगर देखेंगे तो अभी कोरोना के बाद थोड़ा सा मामला ठीक हो रहा है। हालांकि भारत में काफ़ी हद तक के काबू में, वैक्सीन भी आ गया, सब कुछ ठीक है। लेकिन अभी भी यूरोप और अमेरिका में स्थिति उतनी बेहतर नहीं है। काफ़ी लोग अभी भी मर रहे हैं वहाँ कोरोना से, और केसेस काफ़ी ज़्यादा आ रहे हैं। तो अभी ये नहीं कह सकते कोरोना इम्पैक्ट ख़राब हो गया, लेकिन एक मोमेंटम होता है, स्टॉक मार्केट आगे की तरफ देख के काम करता है। तो उन्होंने उसको एज्यूम कर लिया कि ठीक है, आगे माहौल ठीक होगा तो स्टील सेक्टर में भी मांग आएगी, सब कुछ होगा। लेकिन अगर टाटा स्टील की अब बात करेंगे तो भारत में कोई स्थिति ऐसी कोरोना की भयावह नहीं है, और इकॉनमी में दोबारा बूस्ट आएगा तो रियल एस्टेट सेक्टर में भी बूस्ट आएगा। तो स्टील में जो सरिया वगैरह लगता है उसकी डिमांड काफ़ी बढ़ेगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आगे और आते हैं। प्रोमोटर होल्डिंग लगभग 35% के आसपास है। FII 17% के आसपास, इस पर भी डिटेल में बात करेंगे। और पिछले 3 साल को अगर रिटर्न देखेंगे तो ज़रूर निगेटिव है, लेकिन 1 साल और 6 महीने का और 3 महीने का रिटर्न काफ़ी बढ़िया रहा है। और इसका ऑल टाइम जो लो है वो 38 रुपये है, जो कि बहुत गुजरे ज़माने की बात है, हालांकि उसमें भी जाएंगे आगे। और जो ऑल टाइम हाई है 924 का है, मतलब अभी भी स्टॉक वहाँ से काफ़ी नीचे है, 300-350 रुपये नीचे ट्रेड ये लगभग कर रहा है। थोड़ा सा फंडामेंटल और देखेंगे, फिर उसके बाद हम टेक्निकल पे आएंगे। तो स्टॉक की अच्छाइयों में, स्टॉक जो मैंने बताया अभी भी काफ़ी सस्ता है। 1.04 टाइम्स जो इसकी बुक वैल्यू, उस पर ये ट्रेड अभी कर रहा है और अच्छा डिविडेंड दे रहा है। ये एक बेहतरीन बात है। इसमें डिविडेंड ये लगभग देता है करीब 1.5% के आसपास। जी हाँ, 1.66% डिविडेंड अभी आ रहा है हाल में, जो कि काफ़ी बढ़िया है। और इनका जो बुराइयों में अगर देखेंगे तो लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है, कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ है वो पुअर है, और लो रिटर्न ऑन इक्विटी है। तो ये आपको इस समय हर कंपनी में दिखेगा। किसी भी कंपनी को, ब्लू चिप कंपनी को उठा ली, अच्छी से अच्छी कंपनी भी उठा लेंगे तो उसका सेल्स ग्रोथ वगैरह डाउन ही है। वो इस समय कोरोना का इम्पैक्ट है, ये सभी कंपनियों पर इस तरह से हावी है। सेक्टर की बाकी कंपनियों से अगर तुलना करेंगे तो डिविडेंड के मामले में सबसे बेहतरीन है। JSW स्टील जरूर थोड़ा डिविडेंड देता है, 0.5% के आसपास, लेकिन कोई भी कंपनी नहीं दे रही। बाकी तो आ ही नहीं रहा। सेल जो कि PSU कंपनी, उसमें डिविडेंड नहीं आ रहा है। तो उसको अगर आप तुलना करेंगे तो काफ़ी बेहतरीन है। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे तो इसमें उतार चढ़ाव भारी देखने को मिला है। कभी ये 14,500 करोड़ तक भी गया है, तो कभी 1,000 करोड़ भी रहा है। और सबसे जो हालिया जो क्वार्टर्स हैं उनमें देखिए, एक लगातार 3 क्वार्टर जो हुए हैं दिसंबर से लेकर जून वाले,
उसमें लगातार इसको कंपनी को घाटा हुआ है 1000 करोड़, 1400 करोड़ और 4400 करोड़, जो कि काफ़ी बड़ा घाटा है। उसके बावजूद भी क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा था, सेक्टर ऊपर जा रहे थे, ये स्टॉक काफ़ी ऊपर चला गया। 250 के लो लगाने के बाद ऊपर की तरफ ही भाग रहा था, जबकि कंपनी लगातार घाटा दिखा रही थी। यही मैं आपको कह रहा था, मार्केट के खेल आपको समझने की ज़रूरत है। अभी वैसे भी एफडी का रिटर्न भी काफ़ी बैंकों ने कम कर दिया, तो काफ़ी नए लोग स्टॉक मार्केट में आए हैं, और जिन्होंने कोरोना के समय पैसा लगाया गिरावट में, उनका रिटर्न बन गया है। लेकिन अभी आपको थोड़ा समझदारी की ज़रूरत है ज़रूर मार्केट में। मार्केट को ठीक से समझने की ज़रूरत है कि मार्केट काम कैसे करता है। बाज़ार में बाकी मौका हमेशा रहता है। क्रैश तो 10-15 साल में 1-2 बार ही आते हैं। अगर आप सोचें कि बस क्रैश वो मौका निकल गया, जैसे पिछला 2008-9 में आया था जब महामंदी आई थी पूरे विश्व में, फिर ये कोरोना का एक क्रैश आया। हालांकि ये क्रैश ऐसा था कि इसमें कई मामलों में से अच्छा मानता हूँ कि ये इतना तेज़ क्रैश था कि जो हर लेवल पे निवेशक जो फंसते हैं मार्केट में पैसा डालने में, जैसे मान लीजिए कोई स्टॉक 500 पे काम कर रहा है, अब वो जब डाउन ट्रेंड में जाता है तो कई साल तक, 3-4 साल तक वो डाउन ट्रेंड में रहता है, तो जो निवेशक होते हैं हर स्तर पर धीरे धीरे उसमें फंसते जाते हैं। लेकिन अचानक से जब बहुत तेज़ी से क्रैश होता है तो उसमें आपके फंसने की संभावना नहीं थी। आप वेट करते रहते हैं और 10-15 दिन में ही मार्केट 12,000 से 8,000 पे पहुंच जाता है और स्टॉक के भाव एकदम नीचे आ जाते हैं। तो आपके लिए हर स्तर पे फंसने का चांस नहीं रहता। कई मामलों में इसे आप बेहतर मान से, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, तो इस हर चीज़ की अच्छाई बुराई होती है, तो क्रैश की भी कुछ अच्छाई भी होती है। अब हम सीधे इसमें आते हैं स्टॉक में अपने शेयर होल्डिंग पैटर्न पर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न आप देखेंगे तो प्रमोटर की होल्डिंग लगभग 33-34% के आसपास लगातार बनी है। एफआईआई भी इसमें 18-19% के आसपास है। दिसंबर 2020 का जो लेटेस्ट डाटा है उसमें भी लगभग 17% के आसपास ही बने हुए। डीआईआईएस की भी 25-26% के आसपास है अभी इसमें, और पब्लिक के पास भी 22-23% के आसपास है। इसमें कोई भारी उतार चढ़ाव नहीं है, तो इससे कोई विशेष ट्रेंड देखने को ऐसा नहीं मिलता, ना कोई नेगेटिव है ना कोई बड़ा पॉजिटिव है। अब हम इसमें आ जाते हैं सीधे टेक्निकल पे। टेक्निकल में आते हैं सीधे चार्ट पर। वीकली चार्ट पहले हम देखेंगे। तो वीकली चार्ट हमारे सामने है, तो उसमें आप 2008-9 से देखें तो 2008 में महामंदी से पूर्व ये स्टॉक लगभग ट्रेड करता था, करीब 900,000 की रेंज में ट्रेड करता था। उसके बाद मार्केट में जब बड़ी गिरावट आई तो स्टॉक ये गिर के गया 250-300 वाली रेंज में। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये। उसके बाद भी स्टॉक लगातार एक चैनल में फंसा हुआ, कोई बहुत ज़्यादा इसमें ना उतार हुआ है ना बहुत ज़्यादा चढ़ा हुआ है, एक रेंज में ये ट्रेड करता रहा। हालांकि यहाँ से आप देखेंगे तो ये डाउन ट्रेंड में गया है अगले 3-4 साल में। फिर 2013-14 में फिर थोड़ा सा उछाल लेके फिर से दोबारा नीचे गया, और यहाँ से 2015-16 में इसमें एक थोड़ा सा उछाल देखने को मिला। हालांकि उसके बाद फिर ये 2-3 साल नीचे डाउन ट्रेंड में चला गया, एक रेंज में ही फंसा हुआ था। कोरोना के बाद ये 250 का लेवल लगा के फिर ये और ऊपर गया 750। यहाँ पर इसमें तेज़ी से अप मूवमेंट देखने को मिला। लेकिन यहाँ के स्तर से अगर आप देखेंगे 2008 में अगर किसी ने पैसा डाला था और ये सोचा होगा कि उसका स्टॉक में 8-10 साल पैसा डाला रखेगा तो इसका पैसा करीब 5-6 गुना तो हो ही जाएगा। तो जनाब ऐसा नहीं है। यहाँ पे अगर किसी ने 800 में इसको ख़रीदा होगा तो अभी ये 600 में ही है, मतलब 10 साल रखने के बाद भी आपको 200 रुपये पर शेयर के हिसाब से नुकसान ही हो रहा होगा। तो स्टॉक मार्केट में सबसे बड़ी चीज़ यही होती है कि आपको कहाँ पे ट्रेड करना है। किसी भी ट्रेड में आपको जंप नहीं करना है, ट्रेड अपने जोन में आने पर ही लेना है, ज़बरदस्ती कोई ट्रेड नहीं करना है। बाज़ार में प्रॉफिट बुकिंग करना एक कला होती है, और सारा खेल इसी बात पर निर्भर करता है कि आप स्टॉक में कहाँ पर एंट्री लेते हैं, कहाँ पर एग्ज़िट करते हैं। कितनी भी अच्छी कंपनी हो, अगर उसमें आपने गलत एंट्री ली है तो आपको फ़ायदा नहीं होगा, या आप सही जगह पे प्रॉफिट बुक नहीं कर पाए हैं तो आप स्टॉक मार्केट में कभी भी प्रॉफिट नहीं ले पाएंगे। सारा खेल संयम का है और धीरे धीरे आपको काम करना है। तो अगर इस स्टॉक में आपको लंबे समय के लिए निवेशित रहना है तो निश्चित रूप से अभी ये स्टॉक ऊपर से थोड़ा नीचे आया है, यहाँ पर बिल्कुल निश्चित रूप से आप पैसा डाल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे डालना है। आपको एकदम से सारा पैसा नहीं डालना है। अगर आप इसमें नई एंट्री लेना चाहते हैं तो इसमें अभी आप 25 से 30% अगर आपका जो भी अमाउंट है वो डाल सकते हैं। स्टॉक अगर और नीचे आता है तो आप उसमें और एंट्री करिए और अपने को एवरेज करिए वहाँ पे, और इसमें 2 से 3 साल का नज़रिए रखेंगे तो मुझे स्टॉक फिर से लगता है 2008-9 के जो लेवल थे वहाँ पे ये स्टॉक जो 900 रुपये कुछ का हाई है वहाँ पे एक बार ये फिर से जा सकता है।
तो जहाँ से अभी ये 600 है, 600 से अगर 900 साढ़े 900 का टारगेट रखेंगे तो यहाँ से काफ़ी बढ़िया 50-60% का प्रॉफिट ये आपको दे सकता है और साथ में डिविडेंड भी देता है। और ब्लू चिप कंपनी सेफ़ है। निचले स्तर पर अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं या एवरेज करते हैं तो आपको काफ़ी मुनाफा इसमें हो सकता है। अब हम इसमें आते हैं एक वन डे चार्ट पे और इसमें मीडियम और शॉर्ट टर्म का एक व्यू देखेंगे। तो वन डे चार्ट देख लेते हैं इसमें क्या कहानी है। वन डे चार्ट में आप देख सकते हैं इसका 200 डेमा जो है 490 के आसपास करीब है। अभी ये स्टॉक अपने 50 डेमा को नीचे तोड़ के इसमें क्लोजिंग दी है, पिवट पॉइंट के भी नीचे है। और अभी टेक्निकल के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो केवल 100 डेमा इसका एक सपोर्ट बन के आ रहा है यहाँ पे, जो कि लगभग 550 के आसपास है जो डेमाज हैं उनके हिसाब से। और अगर RSI की बात करेंगे तो अभी ये ओवरसोल्ड सिचुएशन में है। और MACD क्योंकि ये स्टॉक पिछले 10-12 ट्रेडिंग सेशन से लगातार नीचे ही जा रहा है तो MACD में एक सेल सिग्नल जनरेट हो गया है। तो इसमें अगर हमें ट्रेडिंग लेना है तो अभी इसमें यहाँ पे टेक्निकल में कोई विशेष रूप से कोई ऐसा लेवल निकल के नहीं आ रहा है। हमको इसको ऑप्शन चार्ट से मिलाते हैं, फिर इसमें कुछ एक कहानी बन सकती है। तो पहले हम इसमें ऑप्शन चार्ट देख लेते हैं कि वहाँ पे सपोर्ट कहाँ बन के आ रहा है। तो ऑप्शन चार्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो पुट राइटिंग हो रखी है वो हो रखी है, आप यहाँ पे देखिए ये 728 का जो लेवल है 728 की हो रखी है 620 रुपये के प्राइस पे। और उसके बाद 615 ये यहाँ पर, इसके बाद ये है करीब आपकी 600 के भाव पर। तो 600 वाला जो स्ट्राइक है मतलब वहाँ पर काफ़ी अच्छा सपोर्ट अभी शॉर्ट टर्म के हिसाब से बन के आ रहा है। तो हम इसमें एक छोटा सा ट्रेड ज़रूर ट्राई करेंगे क्योंकि मार्केट में एक बड़ा गिरावट आई है और स्टॉक भी जो उसने पिछला सपोर्ट लिया था चार्ट में 575-80 के आसपास ही लेके वहाँ से रिवर्स हुआ था, तो वहाँ पे एक सपोर्ट भी है शॉर्ट टर्म के हिसाब से। तो हम इसमें एक 575 रुपये का एक स्टॉप लॉस लेके एक ट्रेड इनिशिएट करेंगे। अभी ये स्टॉक 600 पर है। स्टॉप लॉस अगर थोड़ा सा नीचे स्टॉक आता है स्टॉप लॉस के पास में आप एंट्री लेते हैं या यहाँ से एंट्री एक बार लेते हैं और थोड़ा और 10-15 रुपये के नीचे जाता है वहाँ पे इसको एवरेज करते हैं। और उसके बाद हमारा टारगेट जो बन जाएगा ऊपर में सबसे ज़्यादा जो कॉल रेटिंग हो रखी है 650 के प्राइस पे है, जहाँ पे लगभग 1392। और उसके बाद में अगर ये स्टॉक 650 के ऊपर जाके वहाँ पे सस्टेन कर जाता है और उसके और ऊपर की तरफ जाता है, फिर अगला टारगेट हमारा 700 का खुल जाएगा, जहाँ पे भी लगभग 1350 पॉइंट की कॉल राइटिंग हो रखी है। तो इसमें हमारे दो टारगेट रहेंगे, एक 650 का, दूसरा 700 का और स्टॉप लॉस रहेगा 575 का। ये व्यू 15 से 20 दिनों का लेके आप चलेंगे तो ये ट्रेड यहाँ पे बनता है। बाकी लॉन्ग टर्म का निवेश रखते हैं तो ब्लू चिप कंपनी आपको, अगर आप स्टॉप लॉस लेके चलेंगे तो स्टॉप लॉस 200 डेमा का ही बनता है लॉन्ग टर्म के हिसाब से, जो यहाँ से काफ़ी दूर है, तो मैं बिल्कुल सलाह नहीं दूंगा। और मार्केट में इस समय ऐसा वोलेटाइल है कि स्टॉप लॉस हंटिंग की भी जो प्रक्रिया होती है उसमें आप फंस जाएंगे। आप एक लंबा स्टॉप लॉस लेके मान लीजिए चलते हैं, आप यहाँ पे 600 पे एंट्री लिया, आपने स्टॉप लॉस लगाया 500 पर और 100 रुपये नीचे जाके स्टॉक आपका वो 1-2 दिन में कोई बड़ी गिरावट आएगी, कोई न्यूज़ आएगी, स्टॉप लॉस हिट कर देगा आपका, उसके बाद फिर स्टॉक वो 600 और 700 की तरफ चला जाएगा। आपको अफसोस होगा कि आपने स्टॉप लॉस लगाया ही क्यों था। तो आप इस तरह की अच्छी कंपनियों में अगर निवेश करते हैं तो आपको स्टॉप लॉस लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस ये है गिरावट में खरीदिए, धीरे धीरे खरीदिए आराम से। तो उम्मीद है आज के वीडियो में आपको सारी समस्या समझ में आ गई होगी और मैंने जो कुछ भी बातें बताई आपको उससे कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।